किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई का सीक्रेट फार्मूला जिससे पैदावार काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। यानी गेहूं बुआई के समय आप यदि इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो इससे बढ़िया अंकुरण होने वाला है और आपकी जो फसल है शुरू से ही हरी भरी और ज़्यादा फुटाव वाली देखने के लिए मिलने वाली है। 30-35 दिन के आसपास की जब फसल होगी तो बढ़िया उसमें फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी साझा करने वाले हैं कि गेहूं की सोइंग करते समय, बुआई करते समय कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं यह उपज और पैदावार बढ़ाने का एक सीक्रेट फार्मूला होता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सही समय और उचित वैरायटियों का चुनाव। यानी गेहूं बुआई का सही समय क्या है और कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, यह पहला पॉइंट है। देखिए, सही समय यानी गेहूं की बुआई से एक अच्छी पैदावार आप तभी निकाल सकते हैं यदि आप सही समय पर सोइंग करते हैं। परफेक्ट टाइम पर यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो अच्छी पैदावार मिलने वाली है। यानी सही समय गेहूं बुआई का 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच का जो समय रहता है सबसे अनुकूल माना जाता है। इस समय यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो पैदावार अच्छी मिलने वाली। आपको ही पता है कि जैसे आप गेहूं से लेट होते जाते हैं, गेहूं की बुआई में लेट होते जाते हैं, पैदावार घटती है, लास्ट में दाना पतला रह जाता है। तो गेहूं की बुआई सही समय पर करें और सही समय है मध्य नवंबर। अब देखिए, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनकी उपज काफ़ी अच्छी और समय में आप बुआई कर रहे हैं तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। जैसे HI 1650 पूसा ओजस्वी के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश पर खूब अच्छी पैदावार दे रही है। मध्यम अवधि पर गिरने की समस्या बहुत कम आती है। दूसरी किस्म है SD 3385, इसको भी आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी अच्छी पैदावार दे रही है, हाईली रेजिस्टेंस बीमारियों के प्रति और उपज भी काफ़ी बढ़िया है। आप 28 से 32 क्विंटल तक 3385 से पैदावार निकाल सकते हैं। DBW 327 वैरायटी भी खूब अच्छी वैरायटी है। पूसा तेजस, PVW जो 826 वैरायटी आ रही, तो इनको आप टाइमली लगा सकते हैं। लेकिन आप लेट हो चुके हैं तो लेट में कुछ ऐसी वैरायटी जिनको आप लगा सकते हैं, जैसे K 7903 है, SD 2851 जैसी वैरायटी को आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपने एरिया के हिसाब से, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं तो एरिया के हिसाब से बेस्ट उपयुक्त वैरायटी को लगाएंगे और सही समय पर लगाएंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। तो इसीलिए समय का विशेष ध्यान रखिए और जो वैरायटी आप लगा रहे हैं तो वैरायटी का चुनाव करते समय आपको यही ध्यान में रखना है कि आपके पास भरपूर समय है, सिंचाई के साधन बहुत बढ़िया हैं और अच्छी उपजाऊ भूमि है, समय भी है और आप बढ़िया वैरायटी को लगा रहे हैं। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 135 से 140 से 150 दिन में तैयार होती हैं। भरपूर समय है और आप टाइमली बुआई कर रहे हैं तो ऐसी वैरायटी से भी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। लेकिन इसके जस्ट उलट क्या है, आपके पास 2-3 पानी है, आपने 150 दिन वाली वैरायटी लगा ली, पैदावार घट जाएगी। तो इसीलिए आप वैरायटी जब भी लगा रहे हैं, आपके पास कितने पानी हैं उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करेंगे तो पैदावार काफ़ी अच्छी मिलने वाली। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जैसे 3385 है, यह वैरायटी ज़्यादा टाइम लेती है। 327 है। इसके अलावा और भी ऐसी किस्में हैं, जैसे 371 की बात कर लें तो इनको अंगेती या फिर समय में ही बुआई करना पड़ता है। पहली बात, कोई वैरायटी ज़्यादा समय ले रही हैं तो उनकी लेट बुआई नहीं कर सकते हैं, समय में ही बुआई आपको करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब वैरायटी का आप चुनाव कर रहे हैं। तो सही समय और दूसरी बात कि आप वैरायटी का चुनाव सही तरीके से करना है। आप लेट हो रहा है तो लेट वैरायटी को लगाइए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट है बीज उपचार और खेत की तैयारी। देखिए, बीज उपचार और खेत की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यही निर्धारित करता है कि जमाव कैसा होगा। खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से करना है, मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। जैसे मक्का या फिर धान के अवशेष हैं तो उनको बढ़िया साफ सफाई आप करा लीजिए, अवशेष ज़्यादा मिट्टी पर पड़े ना हो। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे आपके क्षेत्र पर धान की खेती खूब ज़्यादा होती है, मक्के की खेती खूब ज़्यादा होती है, तो पराली को गलाने का सबसे सही तरीका है कि जैसे ही धान की कटाई होती है बढ़िया तरीके से चक्री चलवा दीजिए, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार। और फिर उसके बाद 15 kg से लेकर के 20 kg
हल्की सिंचाई करके यूरिया फेंक दीजिए। इससे जो पराली है जल्दी से कंपोस्ट हो जाती, जल्दी से गलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ज़्यादा अवशेष रहेंगे, ज़्यादा मतलब आप वीडियो पर देख रहे हैं ज़्यादा अवशेष रहेंगे तो जमाव भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो बढ़िया खेत की तैयारी करना है पहली बात। और आप जब बुआई कर रहे हैं तो पलेवा करके ही बुआई करें, इससे जमाव अंकुरण अच्छा होता है। यानी हल्की सी नमी रहती तब बुआई करेंगे तो जमाव बहुत अच्छा होता है। या फिर आप सूखे खेत पर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो मिट्टी अच्छी भुरभुरी रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सूखे खेतों पर आप बुआई कर रहे हैं तो पहला पानी आपको तुरंत लगाना पड़ेगा। तो हल्की हल्की सिंचाई करें। स्टार्टिंग पर जब आप पानी दे रहे हैं पहला पानी, तो आप हल्की सिंचाई करें जिससे अच्छा जमाव आए। बीज उपचार और बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बीज उपचार खर्चा बिल्कुल ना के बराबर और इसके फायदे बहुत अच्छे होते हैं। क्या होते हैं कि अंकुरण जो है स्वस्थ जर्मिनेशन होता है, हरी भरी फसल रहती है, जड़ों में लगने वाले फंगस से प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी एक दवाई जैसे यूपीएल की इलेक्ट्रॉन आती है, इंट्रीगल, सिजेंटा की वाइब्रेंस, तो इनमें से कोई एक दवाई से या फिर झेलूरस है, इनमें से कोई एक दवाई से बीजों को उपचार करें। 2 ml 2 से 2.5 ml 2 ml की दर से प्रति केजी की दर से आप बीजों को उपचार करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? अंकुरण बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ अंकुरण होगा और फसल लंबे समय तक हरी भरी रहने वाली है। और जड़ों में लगने वाले कीट और फंगस से भी बीज उपचार वाली जो दवाई आती हैं यह सीड्स को, रूट को और फसल को ओवरऑल काफ़ी प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसीलिए बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए और यह बेस्ट रिजल्ट देने वाली दवाई होती हैं और पैदावार में भी बढ़ाने में यह काफ़ी मदद करती हैं, खासकर फसल को हरी भरी रखने में और स्वस्थ और ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन को यह प्रमोट करती हैं। तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बीज दर, 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं तो 40 से 45 केजी से ऊपर सीड्स की बुआई नहीं करना चाहिए। इस बीज दर से आप बुआई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव में, फैलाव में पौधा बढ़ने वाला है। तो ज़्यादा सघनता में बुआई ना करके आप 40-50 केजी, 45 केजी 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। आप इस दर से बीजों की बुआई करते हैं तो बढ़िया फुटाव में, जब आगे चल के बात आती है ना कि हमारी गेहूं फुटाव नहीं ले रही है, हमारी गेहूं पर ज़्यादा टिल्डिंग की संख्या नहीं आ रही है, यही कारण है कि आपने 1 एकड़ में 80-90 केजी तक यदि बुआई कर दी है तो फिर हर एक खाद देने के बाद भी यह समस्या टलने वाली नहीं है। तो इसलिए 1 एकड़ में 40-45 केजी सीड्स पर्याप्त होता है। ज़्यादा सीड्स की आपको बुआई नहीं करना चाहिए। हाँ, आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो फिर 55 केजी तक प्रति एकड़ सीड्स डाल सकते हैं, अधिकतम 55 केजी, लेकिन बीज उपचार करें और इस दर से आप बुआई करेंगे तो आपकी फसल की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तीसरा पॉइंट है दूरी यानी डिस्टेंस और पानी। गेहूं की फसल पर सही समय पर आप सिंचाई करते हैं और उचित डिस्टेंस पर बुआई करते हैं तो पैदावार बढ़ने का यह भी एक कारक होता है। तो कितनी दूरी पर हमको गेहूं की बुआई करनी चाहिए एक अच्छी उपज निकले? तो ना तो ज़्यादा पास पास में गेहूं रहे और ना ज़्यादा दूर दूर में। 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप गेहूं की बुआई करेंगे तो स्टार्टिंग पर देखने पर लगेगा जब अंकुरण होगा कि गेहूं दूर दूर है, लेकिन 35-40 दिन के आसपास की जब फसल होगी तो आपको लगेगा एकदम हमने परफेक्ट डिस्टेंस पर गेहूं की बुआई की है। और इससे आगे चल के जब बाली स्टेज पर गेहूं की फसल आती है तो प्रॉपर हवा लगने से दाने प्रॉपर एनर्जी मिलती है और दाना भी बढ़िया साइज़ का होता है। तो 18 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपको बुआई गेहूं की करनी चाहिए। इसके अलावा सिंचाई, एरीगेशन, तो गेहूं की जो सिंचाई है आपके पास मान लो 3 सिंचाई हैं तो कब कब आपको पानी देना पड़ेगा? पहली सिंचाई CRI स्टेज में जब 21 से 25 दिन की फसल हो, दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन में, तीसरी सिंचाई लगभग 70 से 80 दिन के आसपास जब दानों में भराव हो रहा उस समय। यह कंडीशन उनके लिए थी जिनके पास केवल 3-4 पानी हैं, लेकिन आपके पास पानी पर्याप्त है, भरपूर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तो आप टाइम टू टाइम पहली सिंचाई CRI स्टेज में, दूसरी सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर, 15-20 दिनों के अंतराल पर आपको भूमि के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। बहुत गहरी या फिर थोड़ा अधिक मात्रा पर भी सिंचाई ना करें, हल्की हल्की गेहूं की फसल पर सिंचाई करेंगे तो गेहूं की फसल की ग्रोथ भी काफ़ी लाजवाब और शानदार देखने के लिए मिलती है। बाकी जब बालियों में दाने भर रहे हों उस समय पानी की कमी ना आए और CRI स्टेज में यानी जो 21 से 26 दिन के बीच में जो स्टेज आती CRI स्टेज, उस समय भी पानी की कमती गेहूँ की फसल पर नहीं रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है बेसल डोज, जो कि गेहूँ बुआई के समय यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वैरायटी के अलावा
मतलब है, तो बेसल डोज ही है प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्यों है? क्योंकि गेहूं की जो शुरुआत होती है एक अच्छी पैदावार की, वो शुरू होती है बेसल डोज से। यदि आप सही पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो आपको पैदावार अच्छी मिलने वाली। यानी पूर्ण पोषक तत्व जो आहार है, यानी गेहूं की बुआई के समय नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, इन तत्वों की आप पूर्ति करते हैं तो उपज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो आपको गेहूं बुआई के समय एक अच्छी उपज निकालने के लिए कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो देखिए, डीएपी आपको लेना है 50 किलोग्राम से लेकर के 75 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 केजी के लगभग, और पॉलीसल्फेट 25 केजी। यूरिया खाद भी आपको बुआई के समय प्रयोग करना है 20 केजी, एवं दानेदार कीटनाशक जैसे रीजेंट या फिर कोई भी दानेदार कीटनाशक जिससे दीमक और भी लगने वाले जड़ में कीट इनकी समस्या ना आए, तो 2-3 केजी इन सभी को मिक्स करके बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। एक और पॉइंट है, बेसल डोज में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिट्टी की मृदा की पीएच वैल्यू 8 साढ़े 8 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ऐसी कंडीशन पर आप कोई भी खादों का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे और हो सकता है काफ़ी खाद दवाइयों के रिजल्ट ना के बराबर मिलें। तो मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए या फिर कम करने के लिए आप जब खेत की तैयारी कर रहे हों तो 50-60 केजी के आसपास आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सस्ते पर मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है जिप्सम। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप डीएपी खाद यूज कर रहे हैं तो डीएपी के साथ जिंक सल्फेट बिल्कुल भी मिलाएं ना। काफ़ी किसान ऐसे हैं बुआई के समय आप डीएपी भी दे रहे हैं, आप जिंक भी दे रहे हैं, तो डीएपी और जिंक सल्फेट को आप बेसल डोज के समय ना दें। तो क्या डीएपी और जिंक को नहीं मिलाया जा सकता? जी बिल्कुल मिलाया जा सकता है। डीएपी को जिंक से कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन डीएपी को जिंक सल्फेट से दुश्मनी है। क्यों है? क्योंकि डीएपी का फॉस्फेट और जिंक सल्फेट का सल्फेट, इन दोनों को फॉस्फेट और सल्फेट मिलाने से रिएक्शन होता है। तो यदि आपको डीएपी के साथ जिंक मिलानी ही है तो जिंक सल्फेट को ना मिलाएं, जिंक ऑक्साइड को मिला सकते हैं, चिलेटेड जिंक को मिला सकते हैं, या फिर जो लिक्विड वाली जिंक आती है उनको आप मिला सकते हैं। डीएपी के साथ जिंक सल्फेट को ना मिलाएं। तो जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहली या फिर दूसरी खाद के साथ, लेकिन जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं। काफ़ी किसान भाई मिक्स करके प्रयोग करते हैं, ना तो डीएपी के रिजल्ट आते हैं ना तो जिंक के रिजल्ट आते। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। 5वां पॉइंट है खरपतवार कंट्रोल, वीट कंट्रोल। तो खरपतवार को कंट्रोल करने की शुरुआत हो जाती है बुआई के समय से ही, यानी प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड। गेहूं की आपने बुआई करी है और गेहूं का बस जमाव हो, बाकी खरपतवार निष्क्रिय हो जाएं और उगे ही ना, तो इसके लिए प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाता है, जैसे कि स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है बीएसएफ की, या फिर पेंडीमेथालिन के नाम से भी मार्केट में प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड आती है। यदि आप स्टाम्प एक्स्ट्रा का स्प्रे कर रहे हैं तो 600-700 750 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए, या फिर पेंडीमेथालिन का स्प्रे कर रहे हैं तो 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। लेकिन कब? आपने मान लो बुआई करी है, बुआई के तुरंत बाद 1 दिन के अंदर अंदर, 1-2 दिन के अंदर अंदर आप अंकुरण से पहले आप स्प्रे कर दीजिए। इससे काफ़ी हद तक ऐसे खरपतवार हैं जिनका जवाब नहीं हो पाता है कि यदि आपने स्प्रे कर दी पेंडीमेथालिन और जो परत बन जाती मिट्टी के ऊपर, यदि वह टूट जाती है, आप सिंचाई कर रहे हैं, आप खेत में बार बार अंदर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर लेयर टूटने से खरपतवार का जमाव होने लगता है। तो गेहूं बुआई के समय इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो पैदावार में वृद्धि होने वाली है, आपका अंकुरण जर्मिनेशन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, और नमी अच्छी होनी चाहिए। कैसी नमी अच्छी होनी चाहिए? आपने बुआई करी है, पलेवा किया है, तो हल्की फुल्की अच्छी नमी रहेगी तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। आपने बुआई कर दी और बुआई के बाद फिर ज़्यादा लेट भी आपको नहीं करना चाहिए सिंचाई, यानी सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं तो फिर तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। यदि गेहूं की फसल की बुआई करते समय इन 4-5 बातों का आप विशेष ध्यान रखते हैं तो पैदावार यकीनन बढ़ने वाली है और स्वस्थ जर्मिनेशन अंकुरण होने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने तक सीमित न रख के अन्य किसानों तक इस जानकारी को साझा जरूर करें। धन्यवाद।